आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है यह समझते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन किया गया सेक्शन 126 में। दोस्तों ये लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ सेक्शन को कवर अप करेंगे और बाकी बचे सेक्शन जिसका संबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, आज कुछ सेक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन पे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 पहले समझते हैं, ठीक है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें, ठीक है, तीसरे व्यक्ति के द्वारा प्रॉमिस जो होता है और तीसरे व्यक्ति का जो लायबिलिटी होता है, ठीक है, उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन यहां पे तीसरा व्यक्ति के प्रॉमिस को फुलफिल कब किया जाना है, तीसरा व्यक्ति के लायबिलिटी को कब डिस्चार्ज करना है, तो जब यह तीसरा व्यक्ति अपने प्रॉमिस को, दैट मीन्स तीसरा व्यक्ति जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को अगर फुलफिल नहीं करता है, परफॉर्म नहीं करता है, तो तीसरा व्यक्ति अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आने से पहले दो पॉइंट आप नोट कीजिए। पहला कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है इसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला जो गारंटी देता है, ठीक है, जो यह कहता है कि अगर तीसरा व्यक्ति अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में असफल हुआ या अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में असफल हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि उस प्रॉमिस को, उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज परफॉर्म मैं करूंगा। तो यहां पे गारंटी देने वाला व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सियोरिटी। ठीक है, जिस तीसरे व्यक्ति के डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में गारंटी दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। और ये प्रिंसिपल डेटर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसी तीसरे व्यक्ति दैट मीन्स प्रिंसिपल डेटर पे ही बेस्ड है। क्लियर समझ में आएगा। और जिस व्यक्ति को गारंटी दिया जा रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। क्लियर है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ट्रिपटाइट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये समझ में आ गया यह पॉइंट कि क्रेडिटर कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है और सियोरिटी कौन होता है। ये समझ में आ रहा है पूरा पॉइंट। अब एग्जांपल पे आते हैं। ए बी को गारंटी दे रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है सी के कंडक्ट के संबंध में, सी के कंडक्ट के संबंध में ए बी को गारंटी दे रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है। अब गारंटी किस बात के लिए दे रहा है, दैट मीन्स कंडक्ट क्या है ये समझिए सी का। ए कहता है बी को कि बी एक दुकानदार है। ठीक है, बी एक शॉपकीपर है। समझ में आ रहा है पॉइंट। आपको इमेजिन करना है एग्जांपल से। बी एक शॉपकीपर है। बी कहता है कि सी जो भी सामान लेगा, बी कह रहा है कि सी जो भी सामान मेरे दुकान से खरीदेगा, ठीक है, उसको मैं तभी दूंगा वो सामान जब ए, दैट मीन्स बी किसको कह रहा है, ए को कह रहा है, जब तुम, दैट मीन्स ए, इस बात का गारंटी दे कि जो सामान सी लेगा, जो सामान सी लेगा, ठीक है, उस सामान का पैसा अगर सी नहीं दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या कह रहा है अभी कि अगर सी उस सामान का पैसा नहीं दिया जो सामान वो ले रहा है मेरे दुकान से,
तो तुमको इस बात का गारंटी देना होगा, इस बात यह प्रॉमिस करना होगा। ए को कह रहा है बी कि वह पैसा तुम दोगे, दैट मीन्स ए देगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉमिस हुआ ए और बी के बीच में, इसको ही हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहां पे ए बोलता है ठीक है, तुम हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो यहां पे फिर हम लोग एग्जाम्पल को डेफिनेशन में पुट करते हैं। यहां पे देखिए कि सी जो है, सी का प्रॉमिस था, दैट मीन्स सी सामान ले रहा है बी के दुकान से। तो पहला प्रॉमिस कौन कर रहा है? सी का है। पहला प्रॉमिस है सी का कि मैं जो सामान ले रहा हूं उसका पैसा मैं दूंगा, ठीक है। या फिर सी का जो भी लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करना है। तो यहां पे आप जो नोट करने वाली बात क्या है कि अगर सी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेगा तो ही ए का रोल होगा, ठीक है। क्योंकि ए गारंटी जो दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, कब दे रहा है? जब सी डिफॉल्ट करता है। तो अगर सी ने बी को, जो सामान सी ने लिया उस सामान का पैसा अगर बी को नहीं देगा तो फिर बी के पास क्या रेमेडी होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में यह किसके पास जाएगा? ये जाएगा ए के पास। क्लियर समझ में आ रहा है? ए को कहेगा कि आपने इस बात का प्रॉमिस किया था कि अगर सी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा तो आप उस प्रॉमिस को पूरा करोगे। दैट मीन्स कि सी अगर पैसा नहीं देगा सामान का तो आप पैसा दोगे। तो यहां पे ए गारंटी लिया था, तो यहां पे ए को क्या करना होगा? उस पैसा को, दैट मीन्स जो भी सामान का पैसा है उसको देना होगा बी को। क्लियर समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ? यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहां थोड़ा रुक जाइए और एक बात को समझिए कि मान लीजिए ए ने प्रॉमिस किया सी, उस प्रॉमिस को फुलफिल किया ए, ठीक है। सामान लिया सी, उस सामान का पैसा देना पड़ गया ए को। तो ए के पास क्या रेमेडी होना चाहिए? और थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ए के पास जो रेमेडी है वो रेमेडी है 140 सेक्शन के अनुसार, ठीक है। ए जो है, ठीक है, वो हो जाएगा किसके पोजीशन पे आ जाएगा? वो जैसे पैसा दिया, ठीक है, तो यहां पे वो ए बी के पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बी के पोजीशन में आ जाएगा कहने का क्या मतलब है, ठीक है। तो 140 के अनुसार ए को राइट मिला है कि जो सिक्योरिटी का राइट होता है, यहां क्योंकि ए सिक्योरिटी है तो यहां पे ए क्या करेगा कि जो भी कुछ उसको देना पड़ा है, जो भी प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ा, जो प्रॉमिस सी का था उसको परफॉर्म किया ए, ठीक है, क्योंकि उस बात की गारंटी लिया था। तो ए ने उस प्रॉमिस को परफॉर्म किया है, ठीक है। तो फिर उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने में जो भी खर्च इनकर्ड हुआ, जो भी खर्च ए को लगा, वो अपना पैसा किससे लेगा? सी से लेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो अभी कहा कि वो ए बी के पोजीशन में आ जाएगा, इसका क्या मतलब कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होता तो फिर बी अपना पैसा किससे लेता? सी से लेता, ठीक है। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ था इसलिए बी ने पैसा किससे लिया? ए से लिया। ए ने पैसा दिया तो इसके पास क्या रेमेडी है कि अब वो पैसा जो उसने दिया है वो सी से ले लेगा, ठीक है। यही राइट है 140 में। क्लियर समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जाम्पल के साथ? जब 126 सेक्शन को देखिएगा तो उसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरली भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट? अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 127। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि यहां पे कह रहा है कंसिडरेशन फॉर गारंटी। जब हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आपको कुछ नोट करने वाली बात जो दिखेगी वो क्या है कि सबसे पहले 127 पे आने से पहले आप सेक्शन 25 को थोड़ा सा रिमाइंड करिए तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे, हम लोग फोकस करते हैं। जब हम लोग एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं तो आप एक चीज नोट कीजिए कि चलो सी का क्या कंसिडरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सी ने जो प्रॉमिस किया उसका क्या कंसिडरेशन सी को मिल रहा है? तो सी जो प्रॉमिस किया, ठीक है,
उसके कंसिडरेशन सी को क्या मिल रहा है कि सी बी के दुकान से कुछ सामान खरीद रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। बी का क्या कंसिडरेशन है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कि बी का कंसिडरेशन ये है, बी यहां कौन है, बी क्रेडिटर है, क्योंकि गारंटी जिसको दिया जाता है उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, और जिसके डिफॉल्ट के ग्राउंड पे गारंटी दिया जाता है उसको प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, जो सी है। तो यहां पे सी का जो कंसिडरेशन है वो क्या है, वो है बी के दुकान से सामान को लेना। क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहां पे बी का कंसिडरेशन क्या है, बी का कंसिडरेशन है कि अगर सी पैसा नहीं देगा तो वो पैसा ले लेगा वो ए से। क्लियर, समझ में आएगा। तो यहां पे ए का क्या ए को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है, ए जो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर सी नहीं देगा पैसा तो पैसा को हम देंगे, तो यहां पे उसको इस प्रॉमिस के बदले में क्या मिल रहा है, ए को क्या मिल रहा है, आप गौर से देखो तो ए को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ए को यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, दैट मींस लैक ऑफ कंसिडरेशन है। तो इस आधार पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां हमको समझना है कि ए को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है। तो ए को जो कंसिडरेशन मिल रहा है सेक्शन 127 के अनुसार वो यह कहता है कि कुछ भी कहा गया, कोई प्रॉमिस किया गया, कुछ भी किया गया, कोई प्रॉमिस कहा गया, दिया गया, किसके बेनिफिट के लिए, तो प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 127 पर लोग बात कर रहे हैं कंसिडरेशन फॉर गारंटी। तो 127 कहता है कि अगर कुछ भी किया गया, कुछ भी कहा गया, कोई प्रॉमिस दिया गया प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, वही सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा श्योरिटी के लिए। क्लियर है। तो यहां पे बी क्या कह रहा है कि हम तो तुमको सामान देंगे सी को। ठीक है, सी को हम सामान देंगे। ठीक है, तो यहां पे बी जो कुछ कर रहा है, वो जो कुछ कर रहा है उसी के बेनिफिट के लिए कर रहा है, तो यही सफिशिएंट गारंटी हो गया ए के लिए। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट 127। अब आते हैं 128 में। 128 क्या कहता है कि जो लायबिलिटी होता है ना श्योरिटी का, ठीक है, वो होता है कोएक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी। अब यहां का क्या, इसका क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, आप ये समझिए कि जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर का है, ठीक है, वही लायबिलिटी जो है श्योरिटी का भी होगा। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल डेटर जब तक लायबल होगा तभी तक श्योरिटी लायबल होगा। ठीक है, जिस डिफॉल्ट का लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर पे आ रहा है वही डिफॉल्ट का लायबिलिटी श्योरिटी पे भी आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर प्रिंसिपल डेटर, यहां पे प्रिंसिपल डेटर कौन है, सी है, अगर प्रिंसिपल डेटर जो सामान लिया था उसका पैसा दे देता है बी को, तो फिर ए क्या होगा, अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे उसने किस बात की गारंटी दिया था कि अगर ए पैसा नहीं देता है तो हम देंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहां पे सी ने पैसा दे दिया, तो सी जो जैसे पैसा दिया दैट मींस सी ने अपना लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया। जैसे लायबिलिटी डिस्चार्ज हुआ ए का भी लायबिलिटी खत्म हो गया। यही होता है कोएक्सटेंसिवनेस। ठीक है, समझ में आ गया 128। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन 129। ठीक है, 129 क्या कहता है, कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में। तो कंटिन्यूइंग गारंटी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो गारंटी कंटिन्यू है, दैट मींस जो गारंटी एक्सटेंड करे टू दी ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। अब कंटिन्यूइंग गारंटी का एग्जांपल आप लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए आपने कहा मुझसे कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा मकान है, जो मेरा घर है उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश के मकान से जो किराया उठता है उस किराया को वो हर महीना जाके कलेक्ट करते रहे। हमको ऐसा लड़का लाके दो। आपने मुझसे कहा, मैंने एक लड़का को आपके समक्ष लाके रखा। आपने बोला कि मैं बोल रहा हूं आपसे और आप हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ये लड़का कुछ इधर उधर करता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। आपने मुझसे क्या पूछा कि आपने जो लड़का, दैट मींस कि मैंने जो लड़का का नाम बताया, जो मैंने लड़का आपको दिया, ठीक है, कि रेंट कलेक्ट करने के संबंध में आप हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ये लड़का कुछ इधर उधर करता है रेंट कलेक्ट करने के संबंध में तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। मैंने बोला मैं हूंगा। ठीक है, मैं इस बात का गारंटी लेता हूं। तो यहां पे जो लड़का एम्प्लॉयड हो रहा है वो क्या एक महीना के लिए रेंट कलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयड हो रहा है, नहीं, वो 1 साल के लिए रेंट कलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयड हो रहा है।
दैट मीन्स कि उसको लगातार रेंट कलेक्ट करते रहना 12 महीना तक, तो यही होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर हो गया? 129। अब है 130 और 131। ये दो सेक्शन जो है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, गारंटी के रिवोकेशन के संबंध में। दैट मीन्स कि जो गारंटी सिक्योरिटी देता है वो सिक्योरिटी अपने गारंटी को कैसे वापस ले सकता है। दैट मीन्स रिवोकेशन के बारे में बताता है हमें यह दो सेक्शन। तो सेक्शन 130 के अनुसार सिक्योरिटी के द्वारा दिया गया गारंटी सिक्योरिटी कैसे रिवोक करेगा? नोटिस के द्वारा। ठीक है, नोटिस के द्वारा सिक्योरिटी अपना गारंटी वापस ले लेगा। पहला 131 सेक्शन में हम लोग जब घुसते हैं जाते हैं तो 131 सेक्शन के अनुसार जो सिक्योरिटी है वो अपना जो गारंटी वो कैसे वापस लेगा? तो इस ग्राउंड 131 ग्राउंड में कहता है कि अगर सिक्योरिटी का मृत्यु हो गया है तो इस ग्राउंड पे जो गारंटी सिक्योरिटी के द्वारा दिया गया था वो गारंटी ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिवोक्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो आज इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं 131 तक, और जो भी सेक्शन बच रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से लेकर उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को देखा और उसके 126 के डेफिनेशन के अनुसार विद एग्जांपल समझा। इसमें 3 पार्टी होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, और प्रिंसिपल डेटर का रोल मेन होता है, और होता है सिक्योरिटी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है ये हम लोगों ने समझा। और दोस्तों मैंने एक अलग से लेक्चर दिया है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या अंतर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बीच में। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने 127 सेक्शन को देखा, कंसिडरेशन कैसे है सिक्योरिटी का, क्या है सिक्योरिटी का कंसिडरेशन। 28, 29, 30, 31 को हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत